नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता की पलामू में गला रेत कर हत्या कर दी गई। मेदिनी नगर के कुंड मोहल्ला में उनके आवास पर दोनों की लाश अलग अलग कमरे में पड़ी मिली। सूचना मिलने पर पलामू के एसपी डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की छानबीन में जुट गए हैं। छानबीन के दृष्टिकोण से घटनास्थल को सील कर दिया गया है। वहीं रांची से एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच रही है। पुलिस की छानबीन में बुजुर्ग की लाश बाहर के कमरे में पड़ी मिली थी, जबकि महिला का शव किचन में पड़ा हुआ था। दोनों शव खून से लथपथ थे। देखने से लग रहा था कि उनकी हत्या किसी तेज धारदार हथियार से वार कर की गई है। मृतक बुजुर्ग की पहचान राजेश्वर सिंह चंद्रवंशी के रूप में की गई है। वहीं उनकी पत्नी का नाम प्रमिला देवी बताया जा रहा है। राजेश्वर सिंह चंद्रवंशी रिटायर्ड फौजी भी रहे हैं। अभी जो क्राइम फेसियल वो देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से हत्या हुई है और वैसे अलमारी वगैरह तोड़ा गया है, लेकिन प्रथम रूप से ऐसा लगता है कि मर्डर का ही मेन मोटिव है। वो लूटने का मोटिव जिस तरह से पीओ देखने से लग रहा है वो कम प्रतीत होता है। वैसे हम लोग सारे बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। घर वालों से हम लोग सारी बात पता कर रहे हैं कि क्या रूटीन था इनका, कौन मिलते थे, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। तो वो सारे बिंदु पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग आज ही एक SIT गठित करेंगे और इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेकर। और पलामू से हमारे सहयोगी संजय भारती फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी पुलिस को मिली है? पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? सिर्फ 10 मिनट। ये क्या बुलाई है जो अब पहुंच चुकी है पुलिस की टीम, जो विशेष रांची से आई है और छानबीन शुरू हो गई है। फिलहाल अभी पलामू एसपी चंदन सिन्हा से हमारी बात हुई है। हमने उनसे हर एंगल से बात करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी तक बहुत कुछ पुलिस के पास भी जानकारी नहीं है, जिसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। संजय, क्या परिवार वालों ने किसी पे शक जाहिर किया है कि इस वजह से मौत हो सकती है, या फिर आगे से कोई दुश्मनी थी उनकी किसी से? पलामू एसपी चंदन सिन्हा से जब हमारी बात हुई तो हमने उनसे कहा कि क्या इस तरह का कोई मामला सामने आ रहा है, मगर उन्होंने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि परिजनों ने किसी पर आरोप लगाया है। ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि परिजन से भी हमारी बात हुई है और परिजनों ने भी अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद से एक बड़ी खबर। धनबाद में जज मौत मामले की जांच जारी है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई दिल्ली ले गई है। आरोपियों का नार्को टेस्ट इस दौरान कराया जाएगा। आपको बता दें कि 10 दिनों की रिमांड पर दोनों आरोपी सीबीआई को सौंपे गए हैं। कल कोर्ट में दोनों अभियुक्तों को पेश किया गया था। तो धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद में जज मौत मामले की जांच फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई दिल्ली लेकर गई है और जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दें कि कल कोर्ट में दोनों अभियुक्तों को पेश किया गया था। और हमारे फोन लाइन पर संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, अब जब दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा? जाहिर सी बात है, सीबीआई की टीम जो है अब इस मामले को उद्भेदन के लिए जांच को तेज कर दी है और 10 दिन का रिमांड कल उन्होंने कोर्ट से लिया है। दूसरी बार उन्हें रिमांड की अवधि बढ़वाया गया और इस बार जो 10 दिन की अवधि बढ़ी है। और कल जो है सो उन दोनों ही जो अभियुक्त हैं उन दोनों को सीबीआई की टीम जो है दिल्ली ले गई है नार्को टेस्ट के लिए। नार्को टेस्ट एक वैज्ञानिक पद्धति है और उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें मालूम चल सकती है कि अभियुक्त अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें वो कितने सच बोले और क्या झूठ वो बोल रहे हैं। अगर कहीं उनके बातों से लगता है कि वो कुछ तथ्य को कुछ छिपा रहे हैं जो कि जज के मौत के उद्भेदन में सीबीआई को जो है तो कहीं जांच में कोई क्लू मिल सकती है, तो फिर उस जांच बिंदु से सीबीआई आगे बढ़ेगी और उसके बाद जो जज की मौत हुई उसकी गुत्थी को सुलझाने में वो कारगर साबित होंगे। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए,
धनबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। जज मौत मामले में जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, दोनों को दिल्ली ले जाया गया है सीबीआई की ओर से। उनका नार्को टेस्ट कराया जाएगा। हजारीबाग की पुलिस लाइन में एक जवान की मौत गोली लगने से हो गई। मृत जवान का नाम रामकुमार महतो बताया जा रहा था, जो चतरा के हंटरगंज के निवासी थे। बताया जा रहा है कि कल उस जवान को विधानसभा की आई हुई कमेटी की स्क्वाड पार्टी में लगाया गया था। शाम में राइफल जमा करने से पहले वे पुलिस लाइन में एक चबूतरे पर बैठकर मैगजीन मिला रहे थे। इसी दौरान गोली चल गई और उनकी मौत हो गई। हालांकि जवानों के बीच इस मौत को आत्महत्या या हत्या होने के कयासों पर चर्चा लगातार जारी है। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जिसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। मृत जवान का शव हजारीबाग पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रात्रि में लौटने के बाद उन्होंने अपने हथियार, चूँकि उसको जमा करना रहता है कोर्ट में, ड्यूटी खत्म होने के बाद जमा करना रहता है। इसी संदर्भ में साफ सफाई के दौरान इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है कि साफ सफाई करने के दौरान गोली चल गई, जिसमें दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई है। हजारीबाग जिला के सभी जवान यहाँ के झारखंड पुलिस मेन सदस्यों के शाखा शरीर समस्त शाखा पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं और विशेष रूप से घटना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा रही है। सिमडेगा के कोलेबेरा थाना क्षेत्र के बोकबा में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम मुनेश्वर नायक था। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। घर से निकलने में देर होने पर जब उसकी पत्नी खोजने निकली तो रास्ते में वे खून से लथपथ पड़ा मिला था। इधर मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और हत्या की वजहों के साथ हत्यारे की तलाश में जुट गई है। आधा रास्ता तो देखे गाड़ी का इंजन से हम देखे तो वहाँ पर गिरल था। हम जाके उसको ये करें, जाके देखे तो खून में पूरा लथपथ हो गया था। खून में लथपथ हो गया था तो उस वहाँ जाकर हम बहुत चिल्लाए, बहुत खुल किए, बहुत चिल्लाए, लेकिन कोई मेरा आवाज नहीं सुना। कोई मेरा आवाज वहाँ नहीं सुना। 8 से 9 बजे के बीच में ग्राम बोकुआ में एक मनेश्वर नायक एक युवक की अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। छानबीन जारी है, बहुत जल्द इसमें उद्भेदन कर लिया जाएगा। और देखिए, आत्मनिर्भर नारी शक्ति से पीएम मोदी का संवाद चल रहा है, सीधे आपको दिखाते हैं। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है, इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती हैं क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है? क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को कुपोषण के कारण क्या बहनों को तकलीफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कुपोषण है तो क्या तकलीफ होती है, पोषण के लिए कैसे जागरूक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं? अभी देश कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चला रहा है। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने गांव का अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप अपने गांव में तय कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे, अपने गांव के कुएं, तालाब, इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं, ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में महीने 2 महीने में किसी डॉक्टर को बुलाएं,
डॉक्टर को बुला करके उनको कहें कि भाई महिलाओं को किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, चौपाल लगाएं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। वो डॉक्टर एक आकर के घंटे 1.5 घंटे का भाषण दें तो आपके सब बहनों को ये भी लाभ होगा, उनके अंदर जागरूकता आएगी। बच्चों की देखभाल के लिए कोई अच्छा लेक्चर हो सकता है। किसी महीने आप सभी किसी टूर करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी सखी मंडलों को साल में एक बार आप जिस काम को करते हैं वैसा कहीं बड़ा काम चलता है तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। पूरी बस किराए कर पर लेकर के जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। आप किसी बड़े डेयरी प्लांट को देखने जा सकती हैं, कोई बहुत बड़े गोबर गैस के प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं, कोई सोलार प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं। जैसे अभी ये प्लास्टिक का हमने सुना, आप वहां जाकर के जयंती को मिलकर के प्लास्टिक का काम कैसे कर रहे देख सकते हैं। आपने अभी उत्तराखंड में बेकरी का देखा, बिस्कुट का देखा, आपकी बहनें वहां जाकर के देख सकती हैं। यानी ये एक दूसरे का जाना सीखना, और उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा, उसके कारण आपकी हिम्मत बढ़ेगी। इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम आप अभी कर रही हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हां आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप सोचिए, भारत की 8 करोड़ महिलाओं की सामूहिक शक्ति कितने बड़े परिणाम ला सकती है, देश को कितना आगे ले जा सकती है। मैं तो इन 8 करोड़ माताओं बहनों को कहूंगा, आप ये तय कीजिए, आपके समूह में कोई ऐसी बहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको पढ़ाइए, लिखाइए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत, थोड़ा बहुत। देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएगी। उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाइए। मैं तो जो आपसे सुन रहा था, ऐसा लग रहा था आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम सबको सीखना चाहिए। कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया। आपकी एक एक बात हर देश की माताओं बहनों को ही नहीं, मेरे जैसे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। आप सभी बहनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर आपके आशीर्वाद बने रहें। आपके आशीर्वाद हमें नया नया काम करने की प्रेरणा दे, निरंतर काम करने की प्रेरणा दे। आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने महिलाओं के हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान की बात कही। साथ ही पीएम ने एक बहुत अच्छा स्लोगन भी दिया कि नारी सशक्त तो समाज सशक्त। चलिए बढ़ते आगे। रांची के वैक्सीनेशन सेंटर पर आज से फिर रौनक लौटी है। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर से उल्टे पांव लौटने वालों को आज थोड़ी राहत मिलती ही दिखी। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर पर कई लोग ऐसे भी मिले जिनका स्लॉट बुक ही नहीं हो पा रहा है और सेकेंड डोज की टाइमलाइन भी क्रॉस हो चुकी है। ऐसे में ये लोग कुछ अधिक ही परेशान दिखे। वहीं कई लोग ऐसे भी मिले जिन्हें कोरोना टीके का सेकेंड डोज लंबे अंतराल के बाद आज मिल पाया, जिससे उनके चेहरे पर कोरोना से लड़ने का आत्मविश्वास नजर आया। 28 दिन तक का ये टाइम लिमिट था, उसके बाद हमको लेना था, तो बुक स्लॉट करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। 7 अगस्त जो है वो लास्ट डेट था, लेकिन वो एक्सीड कर गया था। जो सरकारी अस्पताल हैं या जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है वो कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं था। कल जो है बड़ी मुश्किल से हमको ये कोवैक्सीन का स्लॉट मिला था। फर्स्ट डोज जैसा कि मैंने वहाँ सरोवर नगर में अपनी डेम साइड में ली, और सेकेंड डोज का देखिए अभी भी मैं यहाँ से लौट के जा रही हूँ, सेकेंड डोज नहीं हो पा रहा है। बोला जा रहा है कि स्लॉट बुक करने, स्लॉट बुक की उसमें कोई शो नहीं कर रहा है कि टीका यहाँ मिल रहा है, चाहे खुल ही नहीं रहा है वेबसाइट में।
इसीलिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगी कि जिस तरह से हम लोग को फर्स्ट डोज कैंप ला वैसे ही सेकेंड डोज का भी हम लोग को कोई सुविधा दिया जाए। तो दूसरा बुकिंग पे सुई देना है, छोटा सा तो सुई दे ही सकते हैं। रिक्वेस्ट के लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग सोचिए, हम लोग आए वहाँ पे पिस्का मोड़ सरोवर नगर है, वहाँ पर से आए हैं। अब वहाँ से इतना दूर से आके भी हम लोग वापस जा रहे हैं। बोकारो में अपराधी बेखौफ हैं और सरेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पिटरवारा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर एक महिला से बाइक सवार 2 अपराधियों ने चेन की छिनताई कर ली। पीड़ित महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान उसके गले से 3 तोले का सोने का चेन अपराधी छीनकर भाग निकले। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जब पीड़ित ने पिटरवार थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित के मुताबिक चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की उम्र 25 से 30 साल थी। वहीं उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और हेलमेट लगा रखा था। चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात बुंडू पंचायत के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान में पुलिस जुट गई है। आ रहे थे घूम के मॉर्निंग वॉक से है, और थोड़ा सा वो आदमी आगे पीछे हुआ, हम घूमे पीछे, वो साइड से एक बार आया, अप्रोच किया, फिर दोबारा आया, तो गर्दन में हाथ घुमा के चेन घिसते दिखा। अप्रोच में वो एकदम 1 सेकंड में निकले। फुटेज देखते हैं और टीम निकला छापामारी करने के लिए, धरपकड़ अभी जारी है। तो 2 टीम निकला हुआ है, एक टीम उधर फुटेज देखने गया, एक इधर कस्टमर साइड गया है। तो अभी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा घटना तो यहाँ लगभग इस वर्ष तो पहला घटना है और लग रहा है पुराने जो जेल में थे वो बाहर आ नहीं सकती। जाँच भी चल रहा है, धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। और देवघर के सारठ मेन रोड पर डहुआ पुल काफी दिनों से बन रहा है। ऐसे में लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए डायवर्सन बनाया गया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से पूरा डायवर्सन बह गया, जिससे आना जाना ठप हो गया है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण ट्यूब को जोड़कर जुगाड़ की नाव के जरिए लोगों को पार करा रहे हैं। इस दौरान राहगीरों की जान जोखिम में रहती है। डहुआ नदी में चल रही जुगाड़ की नाव का जायजा लिया देवघर से हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। देवघर सारवा मुख्य पथ पर डहुआ नदी का पुल पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो आने जाने वाले बाइक सवार लोगों को हैं उसको नदी में पार कराया जा रहा है। ट्यूब का एक नाव बनाया गया है जिसमें लोगों को बिठा के और उसके बाद एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पूरे ग्रामीण यहाँ पे जुड़ गए हैं। कुछ पैसे भी इनको हो जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार की उदासीनता देखिए कि पिछले कई दिनों से नहीं कई महीनों से आप बोल सकते हैं कि ये डहुआ पुल टूटा हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई शायद नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग एक बाइक सवार को ला रहे हैं और उन्हें इस पार से उस पार करा रहे हैं, क्योंकि ये NH है और ये देवघर से सारवा और फिर सारठ और इसके साथ साथ दुमका भी और यहाँ से बंगाल भी जाता है इस मुख्य पथ से। लेकिन पुल टूट जाने की वजह से जो परेशानी का सामना सिर्फ यहाँ के ग्रामीणों को ही नहीं बल्कि यहाँ पे आने वाले राहगीरों को भी करना पड़ता है। कि देखिए किस तरह से यहाँ पे उतारा जा रहा है। अब देखिए तस्वीरों में साफ आपको दिख रहा है कि किस तरह से लोग पार करा रहे हैं, क्योंकि आना जाना जरूरी है और अगर घूम के जाते हैं तो 50 से 60 किलोमीटर का इनको दूरी तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे घुमा रहे हैं। हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम चित्रा से आ रहे हैं। चित्रा से? तो ये टूट गया है, इस तरह से आ रहे हैं कैसे? इमरजेंसी काम था, सारवा में तो आना ही पड़ेगा। सारवा में? और अगर आप ये इस तरह से नहीं आते तो कितना घूमना पड़ता है? अभी लगभग 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा। इमरजेंसी काम है इसलिए इस तरह से आना पड़ रहा है। यहाँ जो नाव चला रहे हैं ये देखिए तस्वीरों में पहले कि ट्यूब का ये नाव बना हुआ है और उससे जो है लोगों को पार कराया जा रहा है। जो नाव यहाँ पे चला रहे हैं हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। बलेडी मोड़ से डहुआ मोड़ कितना लेंगे? 50 रुपये। तो ये पुल नहीं बना है, इसमें कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को? बहुत दिक्कत। आप लोग पानी में दिन भर डूब कैसे ही पार कराते हैं? ऐसे पार कर रहे हैं जैसे। ये डहुआ पुल है और NH है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से लोगों को पार कराया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों को कुछ जरूर पैसे की फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन ये उदासीनता और कहीं ना कहीं ये रिस्क भी है लोगों पे कि अगर कुछ अनहोनी ना घट जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।